आज मात्रा क्षितीय अध्याय का कुछ बचा हुआ था, सूत्र स्थान अष्टांग हृदय का। ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे श्लोक नंबर 40 से। सूत्र स्थान, मात्रा क्षितीय अध्याय 8वां अध्याय, और वो भी 40वें नंबर के श्लोक से, क्योंकि इसके पहले अशुचि भोजन के बारे में 39 में हमने बता दिया हुआ था। ठीक है। किलाट दधि कूर्चिका क्षार शुक्त आम मूलकम कृश शुष्क वराह अवि गो मत्स्य माहिषामिषम माश निष्पाव शालूक बिस पिष्ट विरूढ़कम शुष्क शाकानि यवकान फाणितम न शीलयेत। मतलब बहुत ज़्यादा जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए वो वाले द्रव्य जो बताए गए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। उसमें पहला बताया हुआ है किलाट। किलाट का क्या अर्थ होता है? किलाट का क्या अर्थ है? छेना। छेना मतलब जो दूध को फाड़ के बनता है। दे आर दुग्ध विकार में आते हैं, जिसको कह सकते हो कि पनीर है ना, पनीर को किलाट बोलते हैं। ठीक है। फिर दही। दही का भी उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि दही को अभिसंधि बताया हुआ है, मतलब वो मंद गति में रहने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। शरीर में मंदता, अभिसंधि, बहुत आलसीपन लेकर आता है। कूर्चिका। कूर्चिका का अर्थ होता है दूध को उबालो, दूध में अग्नि का संस्कार होगा और वो एकदम घन हो जाना चाहिए। दुग्ध का घन भाग मतलब क्या हो गया, अभी के टाइम पे क्या बोलते हैं, खोया जो बोलते हैं या खुरचन जिसको बोलते हैं, वो चीज़ जो है वो कूर्चिका है। क्षार। क्षार मतलब एल्कली, जैसे वो चाइनीज़ के जो सॉस होते हैं, दीज आर क्षार। शुक्त। शुक्त मतलब सिरका, सिरका वाली चीज़ें। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है वैसी। कच्ची मूली। कृष व शुष्क मांस, ऐसे जानवर जो बहुत दुबले पतले हैं वो, और शुष्क मांस उन, और ऐसा मांस जिसको पहले सुखा के रखा जाता है, फ्रोज़न करके रखा गया हो, वो चीज़ें। वराह, गो, मत्स्य, माहिष, इनका मांस। गाय, भैंस, और वराह मतलब सूकर जो पिग होता है वो, पोर्क जिसको बोलते हैं, और मत्स्य मछली, इनका भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। माश, उड़द का भी कंटिन्यू बार बार उपयोग नहीं करना है। निष्पाव। निष्पाव मतलब उबले हुए धान्य जो होते हैं, जैसे जो बॉइल्ड करके खाते नहीं है या हाफ बॉइल्ड करके खाते हैं वो वाले। शालूक, बिस, कंद। शालूक का अर्थ होता है जो सीख कबाब जिसको बोलते हैं वो। ठीक है। बिस मतलब कमल की नाल, मतलब लोटस स्टिक, वो। पिष्टान्न। पिष्टान्न मतलब चावल के आटे की बने हुए पदार्थ, वो ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। विरूढ़ कान्न मतलब अंकुरित, जिसमें स्प्राउट्स जिसको कहते हैं वो अगर हो गए हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। शुष्क शाक, बहुत ज़्यादा सुखा के रखे हुए जो शाक होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा नहीं करना है। यवक। जौ, यव और यवक दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। यव किसको कहेंगे? जो गेहूं के साथ में, गेहूं के ही साइज़ के होते हैं, थोड़ी सी पूंछ निकली होती है, उसको यव कहेंगे। यवक कौन सा है? मोटा होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं वो, ब्लैक कलर के एकदम पतले से एकदम। ठीक है, उसको यवक कहेंगे। ठीक है। और फाणित, ये फाणित मतलब कि फर्मेंट किए हुए चीज़ें जो होती, इनका बहुत ज़्यादा अनुशीलन नहीं करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। च न शीलये, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब 42 और 43 नंबर के श्लोक में ऐसी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं बार बार। वो कौन सा है? शीलयेत च शाली गोधूम यव षष्टिक जांगलम सुनिष्णक जीवंती बालमूलक वास्तुकम पथ्यामलक पृथ्विका पटोली मुद्ग शर्करा घृत दिव्योदक क्षीर क्षौद्र दाड़िम सैंधवम। इतनी सारी चीज़ें जो है इनको रोज ही उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन से? पहले तो शालिधान्य है। ठीक है, शालिधान्य पीछे सब एक्सप्लेन कर दिया गया हुआ है अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में। गोधूम, गेहूँ, यव, अब आ गया वो यव। ठीक है। साठी का धान्य, ये सारी। जंगल मांस मतलब जंगल पशु पक्षियों के जो मांस होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। शून्य निषण्णक, ये भी एक द्रव्य ही है। ठीक है। छिलका रहित, छिलका सहित होता है ये। जीवंती, ये भी एक शाक है। बाल मूलक, बाल मूलक वाइट कलर का नहीं होगा, ग्रीन कलर का होता है, छोटी छोटी जो मूलियाँ होती हैं। ठीक है। मूली। बथुआ, वास्तुक को बथुआ कहते हैं। हरितकी,
इसका उपयोग आमल की, आंवला, मुनक्का, परवल, पटोली जो बताया हुआ है वो, मूंग, मुद्ग जो कहा गया हुआ है, शर्करा, शर्करा जो जानते हैं सब लोग ही, घृत, घी, दिव्योदक, अंतरिक्ष जल। ठीक है, अंतरिक्ष जल ये इनके काल में लिखी गई हुई चीज़ें हैं। तो अंतरिक्ष जल दे यूज्ड प्योर फॉर्म ऑफ अंतरिक्ष जल। ठीक है, तब उतना पोल्यूशन नहीं था। अभी क्या है, अंतरिक्ष जल यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जल आप यूज़ कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। ठीक है, दूध ये ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मधु का रोज़ उपयोग कर सकते हैं, दाडिम, अनार रोज़ यूज़ कर सकते हैं, सैंधव ये सदा अनुशीलन के योग्य हैं, मतलब शीलयेत, इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। 44 नंबर के श्लोक में देखिए, त्रिफलाम मधुसर्पिभ्याम निशि नेत्र बलाय च स्वास्थ्यानुवृत्ति कृत यच्च रोगोच्छेद करम च यत्, मतलब नित्य सेवनीय जो है रात में, किनका सेवन रात में सबसे ज़्यादा रोज रोज कर सकते हैं, वो है त्रिफला। औषध सेवन काल में जब हमने देखा हुआ है तो उसमें बताया हुआ है निशि, एक औषध सेवन का काल बताया हुआ है निशि, मतलब रात में औषधि का सेवन करना। रात में सोने से पहले जिन जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है वो सिर्फ उत्तम अंग पे उपयोग होती हैं। ठीक है, अब उत्तम अंग में सबसे अच्छा जो इंद्रिय है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो कौन सा, नेत्र है। इसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी इंद्रियां इंपॉर्टेंट है अपने में, पर ये नेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेत्रों को बल देने के लिए मधु मतलब हनी और सर्पी मतलब घी के साथ में त्रिफला का सेवन करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण को मधु और सर्पी के साथ में देना चाहिए। नित्य सेवनीय जो स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला और रोग का नाश करने वाला है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इन्होंने बताया हुआ है जो स्वास्थ्य के अनुवर्तन के लिए चीज़ें जो आयुर्वेद में बताई गई हैं वो हमेशा कंटिन्यू यूज़ में लेते रहें। ठीक है, बिसेक्षु मोच चोचाम्र मोदक उत्कारिका आदिकम अद्यात द्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम पुरः विपरीतम अतश्च अन्ते मध्य अम्ल लवणोत्कटम। इन्होंने भोजन में जो द्रव्य प्रयोग क्रम बताया हुआ है, जैसे अगर ढेर सारे भोजन आपके पास में रखे हुए हैं तो उसमें क्रम कैसा जाना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। सबसे पहले बिस, इक्षु, बिस का बार बार नहीं बताएंगे, वो लोटस की स्टेम को बिस बोलते हैं। ठीक है, व और ब दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर वो विष है तब वो पॉइजन है, अगर वो बिस है, ब है उसमें, तो वो लोटस की स्टेम हो जाती है। ठीक है, बिस, इक्षु मतलब गन्ना, केला, चोच, चोच इसको वो कहा गया हुआ है आम्र, हाँ नारियल। ठीक है, मोदक लड्डू, उत्कारिका लपसी जिसको कहा जाता है वो, आदि गुरु हैं, स्निग्ध हैं, मधुर हैं, मंद हैं और स्थिर गुण वाले होते हैं। सबके गुण आगे बता दिए गए हुए हैं। इनका सेवन भोजन के प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही इनका सेवन कर लो सबसे पहले। इसके विपरीत जो द्रव्य हैं, जो लघु, रुक्ष, कटु द्रव्य और तीक्ष्ण और सर गुण वाले होते हैं, उनका उपयोग उसके बाद में अंत में करना चाहिए। ठीक है, मध्य में कौन कौन से आएंगे, अम्ल और लवण। देखो जिस तरीके से क्रम बताए हुए हैं रसों का, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसी तरीके से करना है। पहले मधुर का सेवन कर लीजिए, बीच में अम्ल और लवण जाएगा और फिर कटु, तिक्त, कषाय जितने भी बचे हैं वो सारे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, भोजन का प्रमाण ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्लोक है आपके लाइफ के लिए भी, प्रैक्टिकल भी और लोगों को बताने के लिए भी कि आपको कितना अमाउंट में खाना चाहिए। और इस चैप्टर का सार यही है, मात्रा शिति, मात्रावत खाने के लिए जो बताया वो मात्रा कहाँ से डिसाइड होगी, तो 46 नंबर के श्लोक में डिसाइड हो रही है। अन्नेन कुक्षेद्वा अंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत आश्रयं पवनादीनां चतुर्थम अवशेषयेत। आपका आमाशय है, स्ट्रक्चर याद आ गया, ऐसे करके होता है सी शेप का। ठीक है, उसको 4 भाग में डिवाइड कर दो। ठीक, अब कुक्षी, उसको कुक्षी कहा गया हुआ है, मतलब वो आमाशय जो सी शेप का वो कुक्षी है, लाइक दिस। ठीक है, अब उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया तो उसमें खाना क्या क्या भरना है, 2 भाग उसका, मतलब नीचे का जो 2 पार्ट ऐसा समझो, मतलब बता रहे नीचे का ही या ऊपर का ऐसा नहीं, लेकिन जो 2 पार्ट नीचे का है उस सबके आमाशय का क्षेत्रफल भी अलग रहेगा। आमाशय का क्षेत्रफल कैसे डिसाइड करेंगे, पेट के अंदर घुसना नहीं है।
कैसे डिसाइड होगा वो कि कितना बड़ा कुक्षी है? वो भूख के ऊपर डिपेंड होता है। इट मीन्स जब उन्होंने कहा हुआ है कुक्षी के 2 भाग अन्न से, मतलब ठोस आहार से अगर भरना है, 2 भाग 4 भाग में अगर डिवाइड कर दिया गया, 2 भाग ठोस का, 1 भाग द्रव पदार्थ का और 1 खाली छोड़ देना है। इट मीन्स आपको खाना जो थाली में है उसके अकॉर्डिंग तो 2 भाग उसमें ठोस भर दिया हमने, मतलब जो द्रव्य भाग होता है, आहार ठोस भाग, और उसके बाद 1 भाग द्रव का, और बाकी शेष बचाना, मतलब थोड़ी सी भूख बचा के खाना है। अब ठोस और द्रव कैसे कंपनसेट होगा उसमें बीच में? तो थाली ऐसी हो आपकी कि जिसमें द्रव पदार्थ 1 भाग का हो और 2 भाग का, मतलब कि 1:2 ऐसे रेशियो में आपकी थाली होनी चाहिए। और अगर वो भी मतलब जैसे लग रहा है कि हाँ थोड़ा बीच बीच में सिप बाय सिप वाटर पीते भी रहना है, बीच में पानी पीने के लिए बताया हुआ है, आगे और पीछे पानी नहीं पीना है खाने के, मतलब आधे घंटे पहले खाना खाने के और आधे घंटे बाद खाना खाने के पानी नहीं पीना है, लेकिन बीच में सिप बाय सिप लेते रहना है। हमने एक चीज़ और बताई हुई थी, खाना खाते वक्त जो होता है वो मिक्सर जैसा काम करना है, चटनी जैसे बनती है। चटनी इज इक्वल टू योर फूड बोलस, जो आमाशय में बनना है, ठीक है। अब फूड बोलस जो है वो चटनी जैसा अगर देखेंगे तो चटनी बनाने के पहले मिक्सर ग्राइंडर में क्या करते हैं, पहले खाना डाल देते हैं, मतलब जो जिस चीज़ की चटनी बनती है उसकी। अब उसका अपोजिट करो, खाना खाने के पहले जो लोग पानी पी लेते हैं, मिक्सर में पानी डाल दो, उसके बाद चटनी का पदार्थ डाल दो, उसके बाद घर मिक्स करके देखो कैसे बनेगा, पानी सूप जैसा बनेगा। वो चटनी अच्छे से नहीं बननी है। वैसे ही उस तरीके का बोलस भी फूड का अच्छे से नहीं बनना है यदि आपने पानी सबसे पहले पी लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा जो रॉन्ग मेथड है, खाना खाने के बाद वाला, खूब चटनी अच्छे से बना लिया आपने और ऊपर ढेर सारा पानी डाल दिया। तरकीब अच्छी थी, मतलब चटनी अच्छी नहीं लगने वाली है, ठीक है। उसमें सब कुछ ऊट पटांग जैसा हो जाएगा, कुछ नमक कम हो जाएगा, टेस्ट नहीं है, वो चटनी फॉर्म में ही नहीं है। अब चटनी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसमें फूड, जैसे अपने आमाशय में फूड डालते हैं वैसे चटनी में धनिया जो कुछ भी है वो मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, मतलब जलीय पदार्थ जो हम उसके साथ में खा रहे हैं ऐसा समझिए, ठीक है। मिक्सर थोड़ा सा चलाया, चलाने के बाद में फिर से ढक्कन ओपन किया। हम अपने पेट का ढक्कन ओपन नहीं करने वाले हैं, बट हमें फीलिंग्स के साथ हमें समझ में आता है कि अब इसमें पानी की ज़रूरत है या थोड़ा सा फूड की ज़रूरत। फूड हमने खा लिया, बीच बीच में पानी ऐड करते रहते हैं चटनी डालते वक्त, चटनी बनाते वक्त। पानी क्यों ऐड करते हैं, कहीं पानी की कमी की वजह से वो अच्छे से चटनी नहीं बनी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा खाना भी होता है, बीच बीच में सिप बाय सिप वाटर ले सकते हैं। जब थोड़ा सा ड्राइनेस जैसी लगने लगी बहुत ज़्यादा, या बोलते नहीं अटकने लगता है, राइस ज़्यादा खा लिया तो अटकने लग रहा है, मीन्स कि आमाशय बोलस बनाने के लिए वो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वाटर, थोड़ा जलीय भी डाल दो, या तो दाल पी लो या तो फिर गीला करके कुछ खाओ, है ना। इस तरीके से हमारा खाना बॉडी में जाना चाहिए। आमाशय तक के बारे में बात हो रही है अभी तक। 2 पार्ट फूड, सॉलिड फूड, 1 पार्ट थोड़ा सा लिक्विड फूड और 1 पार्ट बिल्कुल ओपन, क्योंकि मिक्सर में अगर पूरा हमने भर दिया तो भी चटनी अच्छे से नहीं बननी, और ढक्कन खुल जाता है, और ढक्कन खुल के हमारे वाला जब ढक्कन खुला तो क्या होगा, तो वॉमिट होने लगती है ना। अगर जो है जो कार्डियक एंड जो है आमाशय का, अगर वो अच्छे से क्लोज हुआ नहीं, खाना आपने भर दिया ढेर सारा, तो कार्डियक एंड ओपन होगा और आपको बाउट्स आ जाएंगे, तुरंत उल्टी हो जाएगी। इसलिए इतना खाना खाना है जैसे मिक्सर ग्राइंडर जैसा अपने आमाशय को फील करिए, ठीक है। अब 47, 48, 49 और 50 नंबर का जो श्लोक इसमें बताया हुआ है, इसमें अनुपान के बारे में बताए हैं। अनुपान क्या होता है, परिभाषा अनुपान की बाद में बताई है, लेकिन पहले अनुपान के बारे में यहाँ बता दिया हुआ है। अनुपान उसे कहते हैं, पहले अनुपान देख लो कि क्या क्या है, सीरीज वाइज जाएंगे, ठीक है। अनुपान मतलब कि क्या चीज़ खाने के बाद में क्या पीने वाली चीज़ यूज़ करनी है। जैसे यब गोधूम मतलब गेहूँ, दही, मद्य अगर प्रिपरेशन ले रहे हैं वो, विष भी अगर किसी ने पी लिया हुआ है या विष फॉर्म में कुछ लिया हुआ है वो, शौद्र, मधु, इनके सेवन के तुरंत बाद, यहाँ बैठो मुंडी के पास में नहीं, इनके सेवन के तुरंत बाद थोड़ा इधर शीतल जल का उपयोग करना है, एकदम फ्रिज से ठंडा पानी नहीं, स्वांग शीत मतलब कि अपने आप ठंडा हुआ जो पानी होता है उसको यूज़ करिए।
पिष्टान्न अगर खा रहे हैं, पिष्टान्न मतलब कि चावल के आटे की बनी चीज़ें जो एकदम चिपचिपी सी होती हैं, अगर वो खा रहे हैं तो आप उष्ण जल लीजिए, कोष्ण जल जिसको कहते हैं गुनगुना पानी, तो वो पचने में आसान रहता है। ठीक है। और अगर आप शाक वर्ग के या मुद्ग मतलब मूंग और माश इन सब का अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप मस्तू ले सकते हैं अनुपान के रूप में, तक्र भी ले सकते हैं अनुपान। मस्तू क्या होता है? नहीं, दही का पानी होता है। हैंकर्ड पता है ना, दही जो ऊपर लटका दी जाती है, फांसी लगा दी जाती है जब दही को, तो नीचे जो पानी निकलता है उसको मस्तू कहते हैं। ठीक है। तक्र भी ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के यूज़ के बाद में अम्लकांजी एक प्रिपरेशन होती है जो आपको रसशास्त्र भेषज कल्पना में बताई जाएगी। अम्लकांजी जो होती है, ठीक है, चावल का ही बनता है सड़ा के। जो कृषि व्यक्ति हैं मतलब जो दुबले पतले लोग हैं वो हर चीज़ में अनुपान में सुरा लीजिए। ठीक है। और जो स्थूल व्यक्ति हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं वो हर चीज़ में अनुपान में मधुदक लेना है, मतलब शहद वाला पानी उनके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी में शहद मिक्स करना है, क्योंकि शहद के लिए ये भी चीज़ बताई हुई है कि गर्म चीज़ से संयोग नहीं होना चाहिए, उसको गर्म में मिक्स नहीं करना चाहिए मधु को। इट मीन्स जो आप हनी चिली पोटैटो खाते हैं वो भी विरुद्धान्न में आता है, विष ही है। ठीक है, क्योंकि हनी का गर्म कर रहे हैं आप इसलिए। शोष से पीड़ित मतलब सभी धातुएं जिनकी शोषित हो चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा इमैशिएटेड हैं, 2 कदम चलते हैं बेहोश हो जा रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो लोग मांस रस का उपयोग करेंगे अनुपान के रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा है और तुरंत सद्यः वो तर्पक है ऐसा समझिए। ठीक है, सारी धातुओं को एक साथ में उबल देने के बाद मांस रस बनता कैसे है हमने अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में बताया हुआ है। ठीक है, मांस का भी सेवन जो कल लोग कर रहे हैं और मंदाग्नि वाले जो है, जो मांस का सेवन कर रहे हैं और मंदाग्नि वाले लोग वो इसके सेवन के पश्चात मद्य का पान करेंगे। ठीक है, व्याधित जो हैं, औषधि जिन्होंने ली हुई है, अध्व जो बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, भाष्य जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलने का काम जब टीचिंग जॉब वालों को नहीं मना कर सकते हैं आपकी मत बोलिएगा, तो क्या आँखों से पढ़ाएगा वो, है ना। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, स्त्री सेवन जिनकी नई नई शादी होगी उनको मैथुन के लिए आप मना नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो स्त्री सेवन जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिर लंघन जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, कायिक जो लंघन होता है वो, धूप आदि कर्म से जो क्षीण, अब जो बेगारी का काम करते हैं, जो लोग वो वर्किंग वाला काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनकी रोज़ी रोटी है। तो धूप में अगर काम कर रहे हैं तो क्षीण हो गए हैं अगर वो उस कंडीशन में, और बालक को, छोटे बच्चे को दूध के लिए मना नहीं कर सकते हो, और वृद्ध को क्योंकि उनकी वृद्धावस्था है। इसलिए ऐसे जितनी लोगों को हमने गिनाया उन लोगों को दुग्ध का अनुपान लेना चाहिए, उनके खाने में पीने में दूध अवश्य हो। ठीक है, इस तरीके से अनुपान इन्होंने बताया हुआ है। चलिए 51 नंबर का श्लोक देखें। विपरीतम यद अन्नस्य गुणैः स्याद विरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत् प्रशस्यते। अनुपान की परिभाषा यही है। क्या है? जो अन्न के गुणों के विपरीत गुणों वाला हो, जो आपने खाया हो उसके विपरीत गुण का हो, लेकिन उस आहार या द्रव्य का विरोधी ना हो, मतलब वो उसको अंदर जाके काटे ना, हार्म न करे। जो कुछ भी औषधि आपने आहार जो खाया हुआ है या औषधियाँ जो खाई हुई हैं उसके इफ़ेक्ट को कुछ भी वो हार्म न पहुँचाए, उसका भी इफ़ेक्ट हो और लेकिन उसके विपरीत गुण का हो, तब उसे उत्तम अनुपान माना जाता है। ये जितनी चीज़ें पीछे वाले में हमने गिनाई हुई हैं वो सब अपोजिट गुण की हैं, लेकिन वो द्रव्य को हार्म नहीं पहुँचाएंगी, मतलब अपोजिट होने के कारण वो काटना भी चाहिए उन्हें, उसके गुणों को इफ़ेक्ट में नहीं लाने देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा अनुपान हो कि उसके गुणों को भी इफ़ेक्ट में लेकर आए। ठीक है, अनुपानम करोति ऊर्जा तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ांगताम अन्न संघात शैथिल्यम विक्लिति जरणानी च। मतलब क्या क्या कर सकता है अनुपान से, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या गुण है अनुपान, तो उसे ऊर्जा मिलती है, तृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन खाने में पीने में, क्योंकि जब अपोजिट गुण वाला कुछ भी जाएगा तो जो आपने खाया हुआ है उससे तृप्ति भी मिलती है, अच्छा लग रहा है। और वही खाते जाएंगे बोर हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपोजिट गुण वाला गया कि तो जो पहले वाला था ना उसका थोड़ा सा टेस्ट फिर से समझ में आता है, अच्छा जो खाया बड़ा टेस्टी था वो। ठीक है, तृप्ति होगी। व्याप्ति किसकी? अन्न की, पूरे शरीर में स्प्रेड होने की क्षमता हो जाएगी उसमें।
ठीक है। अंगों में दृढ़ांगता आती है, क्योंकि अन्न अब पूरी तरीके से जाके अच्छे से पचन होके पूरे शरीर में जाएंगे। अन्न के संघात का शैथिल्य, ठीक है। अन्न टूटेगा तभी बॉडी में स्प्रेड होगा, है ना, उसका शिथिलता लाने का कार्य करता है, ठीक है। आहार का क्लेदन करेगा और पाचन करवाएगा। आहार का क्लेदन का अर्थ होता है बोलस फॉर्म अच्छे से बनेगा आमाशय में, और उसका पाचन, उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये काम अनुपान का होता है, ठीक है। अपोजिट होने के बावजूद भी इतने सारे काम वो करेगा। न ऊर्ध्वजत्रुगत श्वास कास उरक्षत पीनसे गीत भाष्य प्रसंगे च स्वर भेदे च तद्धितम। किन किन लोगों को अब अनुपान नहीं देना है, उनके लिए ऊर्ध्वजत्रुगत विकार जो है उसमें श्वास कास ये तो पता ही है, उरक्षत भी पता ही है कि उर में अगर मतलब ये चेस्ट रीजन में अगर इंजरी जैसी कंडीशन आ जाती है तब अंदर में खांस के भी हो सकती है, टीबी की कंडीशन भी हो सकती है। पीनस मतलब कोराइजा या रानाइटिस आदि रोगों में या गीत भाष्य करते समय स्वर भेद में अनुपान हितकर नहीं है, ठीक है। गीत या भाष्य कर रहे हैं, गाना ना गा रहे हैं, बीच में पानी पी लेंगे ना तो वो वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए और स्वर भेद अगर हुआ है तो भी अनुपान का ये जो पीछे बताया गया है उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अनुपान के अयोग्य कौन कौन है, जिनको अनुपान बिल्कुल भी नहीं करना है, लेना ही नहीं है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक अनुपान उस समय में बताए जाएंगे। ये व्याधित अवस्था ही हो सकती है। प्रक्लिन्न देह, जिनके पास में क्लेद बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है जिनकी बॉडी में, वो लोग कभी अनुपान ना लें। जितने भी गिनाए वो सब नॉर्मल इंसान के लिए थे, मतलब व्यक्ति के लिए। प्रमेह व्याधि में भी नहीं, अक्षी रोग में भी मतलब आँखों के रोग में या गले के रोग में या व्रण से जो पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों को अनुपान का नहीं काम करता है, त्याग देना चाहिए। पानम त्यजेत मतलब अनुपान त्याग देना है, ठीक है। ये अनुपान के ऊपर पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वहाँ से लेके 45 नंबर के श्लोक से लेके पूरा एंडिंग तक ये पूरा 5 मार्क्स में आपको लिखना है, ठीक है। अनुपान के पश्चात वर्जनीय, अनुपान अगर कर रहे हैं तो उसके बाद में क्या क्या नहीं करना है। अब देखो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा कि क्यों मना किया हुआ है उन लोगों के लिए। अनुपान के काल में अनुपान के तुरंत बाद भाषण नहीं करना है। जब बोलने नहीं दिया जाएगा तो गीत भाष्य करते बीच में कैसे ले लेते आप। अध्वगमन, बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, नहीं तो उरक्षत में मना नहीं कर देगा उन्होंने, ठीक है। फिर शयन नहीं करना है, तुरंत सोना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा भोजन करने के बाद, मतलब भोजन के बाद के बारे में भी बताया हुआ है कि खाना खाने के तुरंत बाद आतप मतलब धूप, अग्नि मतलब तपना, जो ठंडी में आग तापते हैं वो, यान मतलब बहुत ज़्यादा जो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे यान की सवारी करते हैं वो, ट्रैवलिंग या ई रिक्शा तुरंत नहीं बैठ जाना है। खाना खा के रेस्टोरेंट से निकले और खाना खा के तुरंत ई रिक्शा बैठे और भागे, और जो जितने गड्ढे हैं वो सब बताते चलता है, यहाँ हिला है पेट में, अब फिर यहाँ हिल गया पेट में। खाना, तैरना, स्विमिंग भी नहीं करनी है, सवारी भी नहीं करनी किसी चीज़ की, ये सब कर्म नहीं करना तुरंत खाना खाने के बाद में। उससे क्या होगा, खाना उछल के डिस्टर्ब हो जाएगा पेट में और आपके पेट में भयंकर पीड़ा होगी, ठीक है। अब भोजन का काल, मल मूत्र का विसर्जन होने के पश्चात 55 नंबर के श्लोक में बताया, मल मूत्र का विसर्जन हो गया हो, हृदय में प्रसन्नता है, कब आपको भोजन करना है। मम्मी बना के दे दी तब नहीं, या हॉस्टल में खाना बन गया होगा तब नहीं, या हमें भूख जैसी लग नहीं रही है लेकिन मेरा मन कर रहा है खाने का, तब नहीं खाना है। कब खाना है उन्होंने अलग तरीका बताया। मल मूत्र का विसर्जन किया हुआ हो, इट मीन्स आपका पेट पूरा खाली हो जाएगा। हृदय में प्रसन्नता होने पर, पेट खाली हो गया, अपने आप बॉडी लाइट फील करेगी और अपने आप हृदय में प्रसन्नता होगी। दोषों के अपने मार्ग में स्वगमन हो जाने पर, मतलब दोष अपनी अपनी जगह पे स्थित है, एसिडिटी नहीं हो रही है, मतलब पित्त उभड़ नहीं रहा है, आलस नहीं आ रहा है कफ की वजह से कि हम सो रहे हैं, वायु अपनी जगह पे कंट्रोल में है, तब उद्गार के शुद्ध होने पर एक ऐसी बर्फ या बल्च आती है जिसमें बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता है, केवल और केवल खाली पेट का इंडिकेशन होता है, उसे उद्गार शुद्ध कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरह भूख लगती है, एकदम कड़कड़ी वाली भूख लगती है तब। वात का अनुलोमन हो जाने पर, वायु अनुलोमन गति है तब। अग्नि के प्रदीप्त होने पर, अब ऑब्वियसली भूख लगी, इट मीन्स कि अग्नि प्रदीप्त है।
देह के निर्मल हो जाने पर, देह मतलब यहाँ इंद्रियों के बारे में बताया, इंद्रियां एकदम से सॉफ्ट है, मतलब सब कुछ अपना अपना देख रही हैं, कोई किसी पे उतावलापन नहीं है कि आंखें एकदम मलिन हो रही हैं या कुछ ऐसा, ठीक है। देह में लघुत्व की अनुभूति होने पर, देह एकदम पूरा लाइट है, शरीर बिल्कुल लाइट होगी, तब आपका उचित काल आ गया है, जो कहा हुआ है कि यथा काले, यथा काले भोजन यही काल है, ठीक है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनो श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांग संहितायाम प्रथम सूत्र स्थाने माता श्रुतियो नाम अष्टमोध्याय। यहाँ पे अष्टम अध्याय खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब अगला जो रहेगा चैप्टर वो नवम अध्याय द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय था, तो द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्माः अत्रे आदयो महर्षि। अब इसके बाद द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था, ठीक है। थैंक यू सो मच।